नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग का आज 11वां दिन है। इस जंग का पूरे विश्व पर बहुत गहरा असर पड़ा। जंग के रुकने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाएंगे तो शायद इस मसले पर अब सोच विचार हो सकता है कि इस वैश्विक लड़ाई में, दो देशों की लड़ाई में शायद जो बाइडेन इस युद्ध को रुकवाने में थोड़ी कसर कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ईरान लगातार अब सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर अब गाजा पर इजराइल ने हमला किया तो भूगोल से, यानी कि विश्व के मानचित्र से इजराइल का नक्शा बदल जाएगा। भूगोल में इजराइल जैसा दिखता है, वहां से इजराइल खत्म हो जाएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ज्यादा उन्हें भड़काए ना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर गजा पर लगातार ऐसे ही हमले फिलिस्तीनियों के ऊपर होते रहे तो विदेश, देश, वैश्विक जितने भी मुसलमान हैं सब मिलकर के इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। अब ऐसे में हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बेघर हो गए, कई लोग अब तक हमास के बंधक बने हुए। पूरा विश्व युद्ध जैसे हालात हैं, शांति की अपील लोग कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़ा, वहीं फिलिस्तीन को भी कई देशों का साथ मिल रहा है। ईरान ने एक के बाद एक कई स्टेटमेंट जारी कर संदेश दिया है कि हमास के हमलों की सजा गजा के निर्दोष नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के दौरे पर जाने का फैसला किया। इस दौरे पर बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि ये जो जंग है वो जल्द से जल्द समाप्ति की ओर जाए। साथ ही जो बाइडेन इजराइल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को स्पष्ट संदेश भी देंगे। इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या जो बाइडेन का ये दौरा युद्ध विराम का काम कर सकता है। एक तरफ अमेरिका लगातार ये भी अब संदेश दे रहा है इजराइल को कि गजा पर भी अटैक रोका जाए। दूसरी तरफ इजराइल को वो औजार जो हैं, जो असला है, बंदूकें हैं, वो सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, खुले तौर पर अब धमकी दे रहा है इजराइल को कि भूगोल से, ज्योग्राफी से, मानचित्र से इजराइल खत्म हो जाएगा। क्या होगा इन सब के बीच, आज इसी पर चर्चा करेंगे। 4 तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले हमास की तबाही की, दूसरे में आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है उसकी तस्वीर, पीड़ितों के बीच नेतन्याहू इजराइल में पहुंचे हैं वहां की तस्वीर, और राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर जो कि कल आएंगे इजराइल। उसके बाद पूरे विश्व की निगाह कल इजराइल पर होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये मुलाकात कैसी होती है, इस युद्ध में क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध विराम के लिए कुछ करेंगे, उस पर सबकी निगाह होगी। छोटे से सबसे पहले एक रिपोर्ट की तरफ जाएंगे, उसके बाद इस पूरे मसले पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। इजराइल हमास के बीच जंग अब बेहद खतरनाक होती जा रही है। चारों ओर तबाही, बर्बादी का मंजर है। आसमान से जबरदस्त बमबारी हो रही है तो जमीन पर इजरायली टैंक गरज रहे हैं। अब समंदर से अटैक की बारी है। हमास का एक एक ठिकाना इजरायली गोला बारूदों की जद में आ रहा है। तेज धमाकों के साथ आतंकवादियों का एक एक ठिकाना तबाह हो रहा है। लेकिन इस युद्ध में कोई पिस रहा है तो वो है यहाँ की आम जनता। हमास के नियंत्रण वाले गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 2750 से ज्यादा लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं।
गाजा को घेरने के लिए इजराइल ने 3 तरफ से मोर्चा खोल दिया है। जमीनी लड़ाई को और तेज करने की तैयारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल का दौरा करेंगे। बाइडेन के इजराइल दौरे से क्या हासिल होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि बाइडेन इस बार 3 बड़े मकसद से इजराइल आ रहे हैं। पहला मकसद यह है कि इजराइल के साथ संकट की घड़ी में मजबूती से खड़े दिखना। दूसरा मकसद है कि हमास के कब्जे में मौजूद 199 बंधकों की सुरक्षित रिहाई, और तीसरा युद्ध में घुसने की फिराक में धमकी दे रहे मुल्कों को चेतावनी देते हुए जंग के हालात को अपने काबू से बाहर जाने से रोकना। अपने दौरे की जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बुधवार को मैं हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के सामने एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा करूंगा। फिर मैं गंभीर मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा। नेताओं से मिलूंगा और स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। इस दौरे का एक मकसद इजराइल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को स्पष्ट संदेश देना भी है। अमेरिका के इस रुख से तय है कि हमास और इजराइल के युद्ध में अगर किसी तीसरे पक्ष ने किसी भी तरीके से अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। उधर अमेरिका का अभ्याधान पाकर इजराइल लगातार गाजा पट्टी में आतंक का सफाया करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रिपोर्ट आपने देखी हमारे साथ। अब मेहमानों को जोड़ने की बारी आती है जो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रोफेसर किरोड़ी सिंह, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ प्रमोद पहावा, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जो इस वक्त प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जुड़े हुए हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। सर, कल राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जा रहे हैं, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन शांति की, युद्ध विराम की पहल कर सकते हैं? देखिए मैडम, आपने थोड़ा सा गलत इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं पूर्व राजनयिक नहीं हूँ। चलिए, हमारे पास यही इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास यही इंफॉर्मेशन थी सर। मैं ठीक कर देती हूँ इसे। आप जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। जेएनयू के नहीं, दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय से। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। प्रोफेसर साहब, कैसे विदेश हाँ, मामलों के जानकार प्रोफेसर साहब, बताइए कैसे आप देखते हैं जो बाइडेन का जाना? देखिए, जो बाइडेन से पहले ब्लिंकन भी गए हैं। हाँ। और ब्लिंकन मिस्र भी गए हैं, और ब्लिंकन ने यह प्रयास किया है कि मिस्र को कन्विंस किया जाए कि मिस्र वहाँ जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको एंट्री को अलाउ करे, और मिस्र ने अलाउ भी कर दिया कि हम उनको अलाउ करेंगे। और मिस्र ने यहाँ भी तथ्य भी कहा है कि हम एक समिट करना चाहते हैं जिससे शांति स्थापना की तरफ कदम बढ़ाया जाए और युद्ध को रोका जाए। उसके बाद अमेरिका ने तो प्रारंभ से ही इजराइल का समर्थन किया। ये आज से नहीं, अमेरिका हमेशा से समर्थन करता रहा है। तो ये युद्ध की जो तात्कालिक स्थिति है, ये कोई ऐसा नहीं है कि रात को सो के उठे और सुबह युद्ध शुरू हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक अनुभव है, याददाश्त है दोनों ही देशों की, फिलिस्तीन की और इजराइल की। बार बार इसके प्रयास किए गए, और नॉर्वे जैसे देश ने मध्यस्थता करके 93 और 95 में दो समझौते करवाए, और उस समझौते को हम ओस्लो एग्रीमेंट कहते हैं। उसका इजिप्ट और वाशिंगटन में उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए दोनों पार्टियों में, इजराइल और ये लो जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उस समझौते में जो बातें थी उनको लागू नहीं किया गया। ये माना गया कि 5 साल में हम लागू करेंगे और पैलेस्टाइन को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिल जाएगा। जब ये समझौता लागू नहीं हुआ तो पीएलओ का समर्थन वहां के जनमानस ने कम कर दिया, और हमास जैसा संगठन था वो और अधिक मजबूत होता गया। तो आज की स्थिति आई है हमास की, तो इजराइल जैसा एजेंसी है, वहां की गुप्तचर एजेंसी मोसाद, वो भी एंटीसिपेट नहीं कर पाई कि इस तरह का होगा। क्यों? इजराइल की गुप्तचर एजेंसी सबसे मजबूत और सबसे एफिशिएंट मानी जाती है।
तो उसके बारे में कोई वो एंटिसिपेट नहीं कर पाएगी हमास किस तरह का। ठीक है, वो तो हो गया सर, नहीं वो तो हो गया, मोसाद फेल हो गया, या अभी तक जो अटैक हुए हैं वो सब ठीक है। क्या कल राष्ट्रपति जो बाइडेन का जाना इजराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई है उसमें कुछ राहत देने का काम कर सकते हैं? ये सवाल था सर। मैं आती हूँ आपके पास, अश्विनी शाही बीजेपी के नेता हमारे साथ, मैं आती हूँ आपके पास, बीजेपी के नेता हमारे साथ। ईरान कूद गया है, ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है इजराइल को कि अगर गजा पर पैलेस्टीनियों पर ये जो हमले हैं नहीं रुके तो भूगोल से, विश्व के मानचित्र से इजराइल दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। विश्व के तमाम मुसलमान आकर के अटैक करेंगे इजराइल पर, ये धमकी है। प्रीति जी, ये धमकियां सिर्फ और सिर्फ हर चीजों को भड़काने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ भड़काया जा रहा है। अगर ईरान को घोषणा भी करनी थी तो युद्ध के लिए वो हथियार देगा, ये कह रहा है कि हम भूगोल से उसको मिटा देंगे। लेकिन गाजा में जो लोग परिवारों के पीछे जो आतंकवादी छुपे हैं, उन परिवारों के भोजन पानी की व्यवस्था की बात नहीं की कभी, कि कोई मानवीय आधार पर भी मदद की जाए। उन लोगों ने कोई मदद की बात नहीं की, किसी देश ने नहीं की। और आज इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर ये लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन को इजराइल ही नक्शे से मिटा दे। ये कहीं फिलिस्तीन के साथ नहीं है। ये देखिए, जितने भी हमास हो, ये चाहे लेबनान से जो अटैक हो रहे हैं, ये सारे जो आतंकवादी संगठनों का ये लोग कुछ जो है, कुछ देश जो आज उनके तरफ से बोल रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि इसको ये विश्व युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। या एक मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कई जो मुस्लिम देश हैं वहां पर इन आतंकी संगठनों का, हमास का, चाहे हाजिबुल्लाह का, सबका विरोध करने वाले लोग वहां पर मौजूद है। गाजा में हमास का विरोध करने वाले 40 से 45% लोग हैं। तो आज उस चीज को मत देखिए, आज युद्ध की शांति है। जिस तरीके से आज हमास को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने शपथ लिया है, वो एक तरह से देखिए उसका असर हिंदुस्तान में भी तो आ रहा है। प्रीति जी, हिंदुस्तान की देखिए, हिंदुस्तान में भी हमास ज्यादा पैदा हो गए हैं। ये हमारे ज्यादा कुछ हमारा करिएगा, ये हिंदुस्तान में भी लोग उसके साथ दे रहे हैं किस तरीके से, कि जो ये है यहाँ जा रहे, देखिए उससे कुछ एनडीए अलायंस के लोग कल वहां पर पहुंच गए कि हम उनके साथ हैं। भाई, आप किसके साथ हो? आप कह रहे हो कि नरसंहार कर रहे हैं इजराइल, लेकिन उस नरसंहार को आपने कभी भी कहा, कंडेम किया, कभी भी उस बारे में कहा जो हमास के आतंकियों ने किया था? जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं को, पुरुषों को जिंदा गाड़ियों में जला देना, वो नरसंहार नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान में देखिए किस तरीके से राजनीति हो रही है। हम ईरान के लिए क्या कहें, हम हिंदुस्तान के लोगों का अगर बस चलता तो मोदी विरोध में ये लोग इस तरीके का काम करते। कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, अपनी बात समाप्त करता हूँ। रत्नाकर जी, प्रीति जी, मुझे अगर फक्र है कि इजराइल के लोग जो है कम से कम इतने ईमानदार हैं अपने देश के लिए। मुझे कभी अगर मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा और इजराइल की मिट्टी ले आऊंगा कि वहां गद्दे पैदा नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है लड़ाके पैदा होते हैं, जियाले पैदा होते हैं। जी रत्नाकर सिंह जी, क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन की लगातार ये अब मांग की जा रही है कि जो हमास है, ये युद्ध तभी रुकेगा जब हमास तमाम बंधकों को बिना शर्त के छोड़ देगा जितने इजरायलियों को उसने बंधक बनाया है। कहा जा रहा है तकरीबन 300-400 से ज्यादा इजरायली उनके कब्जे में, हमास के कब्जे में। राष्ट्रपति जो बाइडेन आ ही रहे हैं, लेकिन ईरान का कूदना और ये कहना कि अगर ये गजा पर अटैक, पैलेस्टीनियों पर अटैक, वहां के मुसलमानों पर अटैक अगर बंद नहीं हुआ तो दुनिया के तमाम मुसलमान इजराइल पर अटैक करेंगे। क्या देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व के तमाम मुल्क हैं जो इस हमास के हमले को की निंदा किए हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह से कि हमला नहीं करना चाहिए। 5000 जो मिसाइलें इन्होंने एक दिन के अंदर इजराइल पे हमला करने का काम किया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो इस आतंकी हमले का निंदा कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज विश्व में जो मुल्क बटे हुए हैं वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बटे हुए हैं। लेकिन सारे मुल्कों की मंशा यही है कि ये जो युद्ध की नौबत आ गई है, जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर होने की संभावना वैसे तो है नहीं कोई, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए
जिससे कि बच्चों पे जो हमले हो रहे हैं, जो बुजुर्गों पे हमले हो रहे हैं, जो महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, इस नरसंहार को रोकने की कवायद की जाए। आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बहुत क्लियरली एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अगर गाजा पट्टी पे जमीनी कार्रवाई करता है और इजराइल अगर गाजा पट्टी पे कब्जा करता है तो वो सबसे बड़ी भूल होगी इजराइल के लिए। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति है, कोई भी देश है, वो देश अपनी संप्रभुता के लिए लड़ता है, अपने संप्रभु अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने जीने के सम्मान के लिए लड़ता है। तो अगर उन अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है तो उस इजराइल लेकिन को यहाँ कभी भी प्रधानमंत्री इजराइल के वो कह रहे हैं कि हमें उकसाएं आप ईरान का कूद जाना, जो कि लगातार इजराइल आरोप लगा रहा था कि ईरान इनके समर्थन में है, वही भड़का रहा है, वही कह रहा है कि आप इजराइल से जाकर लड़ो, वहां हमास और हिजबुल्ला, क्योंकि अब हमास थोड़ा साइड हुआ, हिजबुल्ला कहानी में उसकी एंट्री हो गई है। सुबह से जो आज इजरायली सेना लड़ रहे हैं वो हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं, वहां का जो संगठन है उससे। इजराइल अब ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि आप ऐसा करें वरना आपके विश्व के मानचित्र से आपका नामो निशान बदल जाएगा। तो ये आतंकी घटना लगातार हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करते हैं लेकिन बाद में फिर आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, या आपके कांग्रेस का भी है कि हम पैलेस्टीनियों का सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से उनके जगहों पर इजरायलियों ने कब्जा किया है। क्या कहेंगे इस पर? प्रीति जी देखिए, विदेश नीति जो है फिलिस्तीन के प्रति हम पहले से ही इंदिरा गांधी के समय से लेकर के अटल जी के समय तक जो है हम फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने माना है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा करने की हमेशा से कोशिश करता आ रहा है। इसके पहले भी उसने कोशिश किया है और अब भी वो जो है गाजा पट्टी को लेकर के जो इजराइल का बयानबाजी आ रहा है वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि फिलिस्तीन के जगह को जो है कब्जा करने की मंशा रखता है। और मैं ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, किसी भी आतंकी संगठन का हमने समर्थन नहीं किया। हमने जो कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन आनन फानन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इजराइल को एक तरफा समर्थन कर लेते हैं और वो भी चलिए, प्रमोद पाहावा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व राजनयिक प्रमोद पाहावा जी, विदेश मामलों के जानकार, पूर्व राजनयिक हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन कर इजराइल जाएंगे, पहल करेंगे कि 6000 से ज्यादा जो बंधक हमास ने इजरायली लोगों को बनाया है उन्हें किसी बिना शर्त के छोड़ दें, बंधकों को छोड़ दें, कैदियों को छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका, वही राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को लगातार बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में बंदूक, गोलियां, तमाम चीजें सप्लाई कर रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि राजनय में और डिप्लोमेसी में जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। हालांकि मैं किसी के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि जब हमारे राजनेता, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, चाहे वो मेरे मोहल्ले के पार्षद हों या बड़े से बड़े भी हों, वो उस विषय को समझते भी नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर अपनी राय देने लगते हैं, जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल देश को भुगतना पड़ता है, देश की नीतियों को भुगतना पड़ता है। और फिर एक यू टर्न लेने के बाद बहुत शर्मिंदगी होती है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी और हमारी सोच यहाँ तक हो गई है। हम एक इन्फ्लुएंसेस मीडिया में, अब मैं आपके लिए भी कहूँगा, आपके लिए तो पर्सनली नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने बहुत से मीडिया हाउस और बहुत से चैनल्स ऐसे देखे हैं जो उलट पुलट के और क्या कहते हैं लोटपोट और करके दिखा रहे हैं अपने चैनल्स। तो इन सब इन्फ्लुएंसेस में आके हम रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। आज हम बाइडेन के इजराइल जाने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कंफर्म किया, पर मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हम भूल रहे हैं कि इससे पहले ब्लिंकन पूरे मिडिल ईस्ट में चक्कर काट चुके हैं, सऊदी अरब में वो अच्छी तरीके से अपनी इंसल्ट करा चुके हैं। उनको पहले बोला गया हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, फिर 7 के बाद वो 11 बजे तक वेट की तो उनको कहा आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा इंसल्ट होता है। और उसके बाद भी वली अहद जो हैं सऊदी अरब के, जो कभी अमेरिका के पक्षधर हुआ करते थे, उन्होंने जिस प्रकार से शर्मिंदा करके उनको 2 टूक जवाब दिया, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।
और उस सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि रोड एंड बेल्ट फोरम के नाम पर आज पुतिन चाइना में हैं, तो उनकी चाइना की विजिट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पहले जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के लॉयड, वो भी इजराइल आके आए हैं। और अगर ये इतना ही छोटा सा हिस्सा, इतना ही छोटा सा ऑपरेशन है, या जिसको बार बार कहा जा रहा है कि आतंकवादी घटना हो गई, भैया आतंकवादी घटनाएं तो हमारे यहाँ भी बहुत हुई हैं। पुलवामा भी हुआ है, उड़ी भी हुआ है, 2002 भी हुआ है, 1984 भी हुआ है, 1947 भी हुआ है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें दूसरे देशों के जहाज़ हमारे यहाँ बुलाने पड़े या शिप्स बुलाने पड़े, या पूरा विश्व उसको लेके एकदम खड़ा हो जाए। और अगर हम हमास को कहते हैं, हमास का विरोध करते हैं, नो डाउट अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका विरोध होना चाहिए। मानवता के साथ कोई भी कहीं भी खड़ा नहीं अगर होता है तो वो मानव नहीं है, मैं तो उसको कुछ और ही बोलूँगा। लेकिन ये सिर्फ हमास तक सीमित रहे तब तो हम कुछ भी कह सकते हैं। इसके साथ मुसलमान हैं, इस्लामिक जिहाद है, हिजबुल्लाह है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखेंगे क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन के कल इजराइल जाने के बाद हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई है उस पर युद्ध विराम क्या लग सकता है, क्या आसार लग रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो में। वापस चलेंगे, हमारे साथ अश्विनी शाही जी, भाजपा के प्रवक्ता नेता, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। अश्विनी जी बोलिए। देखिए, अभी रत्नाकर जी और प्रमोद जी की हमने बात सुनी। प्रमोद जी एक राजनयिक के रूप में जो भी काम किए हों आज, लेकिन एक माहौल जो है जिस हिसाब से बदलता जा रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रोवोक कर रहा है। इजराइल का हिंदुस्तान दोस्त है आज, फिलीपींस का हम पीएलओ का समर्थन करते रहे, लेकिन हम हमास का कभी समर्थन नहीं किए, हिजबुल्लाह का कभी समर्थन नहीं किए। और हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है कि हम इजराइल के साथ आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर आतंकी जो हमला हुआ है उस हमले के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या माहौल बनाया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? एकदम माहौल इस तरीके से बना दिया जा रहा है कि पीएलओ आज वही है जो लड़ाई कर रहा है। फिलिस्तीन के यासिर अराफात वाला जमाना जो है। हम हमास के उन आतंकियों को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से प्रीति जी कि महिलाओं बच्चों को ढाल बनाकर जो आप लड़ रहे हो, आप बहादुर नहीं हो। और आज वही पूरा विश्व कह रहा है कि महिलाओं बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है। क्रूरता इजराइल में भी हुई, उसके लिए किसी का एक बयान नहीं आया, चाहे किसी राजनीतिक दल का या किसी देश का कोई बयान आया हो। आज मुझे तो लग रहा है कि कई, हमने स्टडी में कर रहा था तो कई मुस्लिम देश इन आतंकवादियों के खिलाफ है और अपने ही जो चाहे आज हिजबुल्लाह का हो, चाहे इनका हो, गाजा का के जो है हमास का हो, ये सबके विरोध में लोग खड़े हैं। आज हमको देखना है कि देश में, विश्व में शांति अमन कैसे। हिंदुस्तान कभी हमेशा कहता है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक सेकंड, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं प्रोफेसर साहब से जानना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे अश्विनी शाही अपनी बात रख रहे हैं, करोड़ी सिंह जी के अटैक जो है, युद्ध जो है दो देशों के बीच में, अभी हमास और इजराइल के बीच चल रहा है। लेकिन इजराइल में जो अटैक हुआ पहले, जो हमास ने किया, वहां म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, 20 से 21 साल के बीच, 25 साल के बीच के युवक युवतियां वहां डांस कर रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल का आनंद ले रहे थे। अमेरिकन वहां बहुत ज्यादा थे उस भीड़ में, उस फेस्टिवल में। उनके ऊपर अटैक होता है, जातियां होती हैं, उन्हें बंधक बनाया जाता है, उनके वीडियोस रिलीज किए जाते हैं, उसका जिक्र नहीं है। अटैक का जिक्र है कि ये गजा पर इजराइल अटैक कर रहा है, या लगातार प्रधानमंत्री नेतन्याहू चेतावनी दे रहे हैं, उसकी खबरें हैं। लेकिन हमास या हिजबुल्लाह जिस तरीके से इजराइल पर उन्होंने अटैक किया है और लगातार हमास के लोग रॉकेट छोड़ रहे हैं इजराइल के ऊपर, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? इससे प्रीति जी मुझे पूछा आपने?
जी प्रोफेसर साहब, आप ही से पूछा है। करोड़ी सिंह जी आप ही का नाम है? हाँ जी बोलिए। अब थोड़ा आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं प्रमोद जी की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है, मैंने आपसे तो जो सवाल पूछा सर, उस पे अगर जवाब अगर आप दें। सवाल देखिए, दुनिया में शायद ही कोई हो जिसने हमास के अटैक को अप्रिशिएट किया हो। सब ये कह रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधि है, वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसके रेस्पॉन्स में जो कुछ हुआ उसमें अभी तक 10 दिन में 4000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, जो ज्यादातर उसमें सिविलियन हैं, बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की जो विभीषिका बन रही है उससे कैसे निकला जाए? अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका का ये प्रयास है कि उसका जो एक छत्र महाशक्ति है वो कैसे बना रह सके, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, हथियार देता है, साथ साथ में ये भी कहता है कि अब आप गाजा पे नियंत्रण नहीं करेंगे, आपको सेल्फ डिफेंस का राइट है, तो दुनिया के ज्यादा देश ये कहते हैं कि हर देश संप्रभु देश है और उसको आत्मरक्षा का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। यूरोपियन यूनियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है। लेकिन जिस तरह का सिविलियंस का अटैक हो रहा है और नहीं, अलार्म तो वहां भी इजराइल में भी बज रहे हैं सर। वहां के आम लोगों के घरों में, हॉस्पिटल्स में, तमाम बड़े बड़े जगहों पर, स्कूलों पर अलार्म तो वहां भी बज रहे हैं। जैसे ही अगर पता चलता है कि यहाँ कोई आसपास में रॉकेट अटैक होने वाला है, अलार्म तो उनके घरों में भी बज रहा है सर, उनके भी वीडियोज आए। लेकिन चर्चा इस चीज की नहीं है। हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। नहीं सर, अगर ये इस तरह का मुद्दा है जहां पर इस तरह की घटना हो सकती है तो हमें दोनों पक्षों को देखने की जरूरत है। हमें इजराइल के पक्ष को भी देखने की जरूरत है, हमें पैलेस्टीन और गजा के पक्ष को भी देखने की जरूरत है। हम एक तरफ ही नहीं देख सकते। बिल्कुल दोनों को देखने की जरूरत है। और जब वहां की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था इजराइल में, उस समय भी रॉकेट दागा गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों को, दोनों को कैसे नजदीक लाया जाए और इस ऐसी जटिल स्थिति में शांति के प्रयास कैसे किए जाएं। और मेरे को लगता है कि बाइडेन इसीलिए आ रहे हैं कि वो कोई शांति का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, इजिप्ट को कन्विंस करेंगे। इजिप्ट ऑलरेडी शांति का प्रयास कर रहा है। चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। प्रमोद पहावा जी, हमें दोनों पक्षों को देखने की कितनी जरूरत है? अभी अश्विनी शाही जी ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा कि हम गजा की बात कर रहे हैं, हम इजराइल द्वारा अटैक की बात कर रहे हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के जरिए क्या कहना चाहते हैं पैलेस्टीनियों को, हमास को, या फिर तमाम उन चीजों को, लेकिन हम दोनों ही लड़ाइयों में दोनों पक्षों को क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी भी इजराइल, अगर ऐसा है कि सिर्फ इजराइल अटैक कर रहा है तो इजराइल के यहाँ तमाम घरों में, स्कूलों में, उनके हॉस्पिटल्स में, आपने अभी पार्लियामेंट का जिक्र किया, वहां पर भी बीप पे आवाज आ रही है। वो लोग खाली करे निकले, उनके यहाँ भी 5 मिनट पहले रॉकेट वहां पर हमास ना फेंक दे, उसके लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप दोनों पक्षों के हिसाब से अगर सोचते हैं कि इजराइल और हमास के को ही देखकर ये सारा कुछ जितना भी इंसिडेंट हो रहा है, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बीप बज रही हैं, सायरन घूम रहे हैं, यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो मेरे हिसाब से हमारी फिर सोच बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि ये हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई है। ये तो प्रॉक्सीज हैं। महाशक्तियाँ कभी आमने सामने नहीं लड़ती, वो अपने लिए ग्रे एरिया सिलेक्ट कर लेती हैं। जैसे वेस्टर्न पावर्स ने यूक्रेन को सिलेक्ट किया था और रशिया ने उसका जवाब दे दिया। मैं मानता हूँ कि यूक्रेन की ही वार को रशिया कहीं ना कहीं घुमाकर इजराइल में ले गया। वो कहते हैं कि राजा की जान तोते में और तोते की पिंजरे में, कुछ इसी तरीके का लग रहा है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए बहुत लंबी तैयारी रही होगी। अखवान मुस्लिमीन है और इस्लामी जिहाद है, हिजबुल्लाह है, हमास है और अल फतेह है, ये सारे ग्रुप्स पहली बार इकट्ठा हुए हैं, एक पेज पर आए हैं, वरना तो ठीक है। अगर इन कड़ियों को जोड़कर हम जियोपॉलिटिकल एक फ्रेम पर आते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम सिर्फ 2 फ्रेम में नहीं देखें, 2 देशों को, 2 राष्ट्रों को और 2 लड़ाइयों को ना देखें, हमें जियोपॉलिटिकल एक पूरे वैश्विक तौर पर देखना पड़ेगा कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अभी स्विच करके आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई अभी इजराइल के जरिए लड़ी जा रही है। अगर ऐसा है
तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर इजराइल जाते हैं तो वहां से क्या निकलकर सामने आएगा, बताइए। देखिए, ये सर्वाइवल की लड़ाई है और आप इसको यहाँ तक पहुँचे कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो और चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, मैं इन्हीं को मेन मानता हूँ और यही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो 2030 एजेंडा था उसको लागू करने की एक इनकी प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग को लेकर ये आगे चल रहे थे। अब देखना ये है कि उसमें रॉथशील्ड और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके जो हैं कानून और उनकी प्रेरणा से आगे से हावी होती है, या रशिया और चाइना अपने प्रोस्पेक्टस को आगे बढ़ाता है। ये लड़ाई सिर्फ इसकी है, आर्थिक है। बाकी इसको धार्मिक रूप देना या इसको किसी और रास्ते में ले जाना, ये सब एक परसेप्शन होता है जो आम जनता को बहकाने के लिए या करने के लिए है। आज मुस्लिम देश जानते हैं कि इजराइल ने 1973 और 1967 में उनको हराया था, लेकिन वो मजबूर हैं फिर भी इजराइल की बुराई करने के लिए या उसके पक्ष में खड़े नहीं होने के लिए, क्योंकि उनकी जनता उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और वो जानते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल एशिया में कलर रेवोल्यूशन आया था, ऐसे कभी भी अरब स्प्रिंग 2 आ सकता है। और अगर उनकी जनता खड़ी हो जाती है तो वो तो सल्तनतें हैं, लोकतंत्र है, राजा को नीचे होते हुए क्या देर लगती है। कभी सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी अरब की। रत्नाकर जी, कांग्रेस के नेता। प्रीति जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में बात हो रही है विदेश नीति की और बात हो रही है दोनों पक्षों के अधिकारों की और दोनों पक्षों के जो जान माल की। तो निश्चित रूप से भारत का जो स्टैंड लिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड को लेने से पहले इनको विपक्ष से जरूर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो है सदियों से देखा गया है कि हमेशा से गुटनिरपेक्ष देश की श्रेणी में आता रहा है और भारत कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है और कभी भी कहीं भी हिंसा अगर होती रही तो उस हिंसा को रोकने के लिए बातचीत के जरिए उस हिंसा को रोकने की कवायद करता रहा। लेकिन आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पक्षीय जो है निर्णय लिया, इजराइल के बारे में निर्णय लिया, जबकि हमारी विदेश नीति इंदिरा जी के समय से लेकर के अटल जी तक, अटल जी ने कहा है, अभी शायद अश्विनी भाई उस चीज को नहीं दोहरा पाएंगे, लेकिन अटल जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपनी जगह को दूसरे के कब्जा नहीं होने देगा, अपने अधिकारों के लिए वह लड़ेगा और इजराइल को फिलिस्तीन की जगह को, जमीन को छोड़ना चाहिए और छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में युद्ध के परिणाम हो सकते हैं जो आज देखने को मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक पक्षीय समर्थन दे दिए हैं, लेकिन आप विदेश नीति जो हमारी वर्षों से चली आ रही है फिलिस्तीन के समर्थन में, वो आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं। आप विपक्ष को जो है कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं और इस तरह की बातें करके जो है आप क्या दर्शाना चाहते हैं। और ऊपर से आप यहाँ पे कह रहे हैं कि गद्दार है, ये है, वो है। ये आपकी वोट लेने की राजनीति है क्या? आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गद्दार है, वहां पे नहीं है। अरे वहां पे भी मैं वीडियो आपको अश्विनी भाई भेज दूंगा, जहां पे लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। वहां पे भी लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गद्दारी। अरे आप क्या इसको हिंदू मुसलमान बना रहे हैं? जैसा बना करके आप वोट की राजनीति इंडिया में करते हैं। तो ईरान बना रहा है हिंदू मुसलमान, मुझे लग रहा है ये ईरान कर रहा है हिंदू मुसलमान। ईरान का स्टेटमेंट देखिए आप, क्या कह रहा है वो, कि अगर इजराइल नहीं रुका तो वो इजराइल विरोधी जितनी मुस्लिम ताकतें हैं उनका ट्रिगर ऑन हो जाएगा। नहीं, ये ईरान हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देश में इसको भड़काने का काम कौन कर रहा है? अश्विनी शाही जी, जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, अश्विनी शाही जी, प्रीति जी, ये लोगों को बांटने का काम क्यों करते हैं भाई? रत्नाकर जी ने जो बातें कही करिए, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की बात करिए। आप कह रहे हैं कि गद्दारी यहाँ पे भी है, हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री है? कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है और हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री पहला रहा है जो फिलिस्तीन की यात्रा पर गया है, इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन की? तो भारत की स्पष्ट विदेश नीति रही है। प्रमोद जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनका अनुभव ज्यादा है
अगर कहीं मैं गलत होऊंगा तो बताएंगे। हिंदुस्तान का एकमात्र प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो फिलिस्तीन की यात्रा भी करते हैं और इजराइल की भी यात्रा करते हैं। और भारत सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट है। हमास और हिजबुल्लाह को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए ना। हम हमास के हिजबुल्लाह के चाहे विश्व में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है हम उसके खिलाफ है। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? के खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। आप आतंकवादियों के खिलाफ है, मानते हैं कि हमास आतंकी संगठन है, तो उसको डिक्लेयर करिए ऑफिशियली। आप वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हिजबुल्लाह को कर दीजिए। वो जो आप दोहरी नीति अपना रहे हैं। उन बातों को बोलने के लिए उनको उनके कलेजे में दर्द नहीं होता है। ये जो लोग हिंदू उस हिसाब से हिंदुस्तान के वो पता नहीं कौन इंडिया के लोग जाकर मिलकर क्या कर नेताओं को कांग्रेस जो और जो कि आप लोग तो लीड पार्टनर है ना इंडिया अलायंस के, आप लोगों को क्या हो गया है? हिंदुस्तान के सरकार के साथ लखनऊ में राजकारण है कि इनको हमसे राय लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के सरकार ने कोई क्लियर कर दिया तो विपक्ष को इग्नोर कर देना चाहिए। विपक्ष को साथ मिलकर कोई मीटिंग वार्ता करनी ही नहीं चाहिए। जिस तरीके ऐसा है ना, तरीके से आप जो करें वो सही मान ले, सब लोग सही मान ले। आप एक तरफा किसी को समर्थन दे दें, युद्ध को रोकने की बात न करें, तो वो सही मान ले। हम यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि हम हिंसा को समर्थन करें। कल के बाद भारत का पक्ष क्या होने वाला है प्रोफेसर साहब? करोड़ी सिंह जी, कल के बाद भारत का पक्ष क्या होगा, या अब जिस तरीके से जो चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं, अब भारत का पक्ष क्या होगा? देखिए प्रीति जी, भारत ने जो 7 तारीख को इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया उसको लेके हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनका एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मेरे ख्याल से कुछ सीमा तक संतुलित है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से स्पष्ट है कि कहीं भी मानवीय त्रासदी हो और युद्ध हो तो उसको युद्ध विराम किया जाए, मानवीय त्रासदी को रोका जाए और शांति की तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। भारत किसी भी मानवीय त्रासदी में अपने राजनीतिक हित या भू राजनीतिक हित और सामरिक हित नहीं खोजता है। भारत का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि अगर मानवीय त्रासदी की तरफ कोई लड़ाई जा रही है तो उसमें युद्ध विराम की स्थिति बनाने का प्रयास किया जाए और उसके बाद शांति बहाली के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएं। इजराइल और फिलिस्तीन की ऐसी जटिल स्थिति है कि वहां आसानी से शांति नहीं हो सकती। शांति इसी रूप में हो सकती है, न इजराइल एक राज्य के रूप में खत्म हो सकता, न पैलेस्टाइन हो सकता। तो दोनों राज्यों को किस तरह से मान्यता दे जाए, क्योंकि पैलेस्टाइन आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक देश के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि इजराइल एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये विश्व समुदाय का दायित्व है कि इस स्थिति को, जटिल स्थिति का समाधान किया जाए। लेकिन आज ये समाधान की तरफ नहीं जाके और ज्यादा बिगड़ता लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान को इसमें घसीट लिया है। हिजबुल्लाह की वजह से सीरिया के एयरपोर्ट पे इजराइल ने हमला कर दिया है। तो इस तरह से पूरे अरब कंट्रीज में, और अरब कंट्रीज में नहीं, नॉर्थ अफ्रीका में, जिसको हम मेना रीजन कहते हैं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फैलने का संभावना बन रही है। तो भारत का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि इसको कंटेन किया जाए किसी न किसी रूप में। और जो 10 मिलियन लोग 10 दिन में डिस्प्लेस हो गए हैं और उसमें महिलाएं, बच्चे, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, रत्नाकर जी कांग्रेस के नेता हैं, आपसे कुछ उसको कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, ये इनको लगता है कि हम हर चीज में इनका विरोध करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध में भी हमने जो ये नीति अपनाए थे उस नीति का समर्थन किया था। तो हम जब उस नीति का समर्थन करते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और युद्ध के हमेशा खिलाफ है और बातचीत के रास्ते उसको किसी भी समस्या का हल को निकाल सकते हैं, तो आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को इतने आनंद फानंद में ट्वीट करके और इस तरह से ट्वीट क्यों करना चाहिए था कि एक ही देश का समर्थन करना है? क्या वो भूल गए हमारी विदेश नीति जो वर्षों से विश्व के लिए हम विदेश नीति जो अपनाए हुए हैं, उस विदेश नीति को उनका जरा भी ध्यान नहीं गया? क्यों एक तरफा इजराइल का समर्थन कर रहे हैं भाई? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग यहाँ बैठ करके उसको हिंदू मुसलमान की तरह, वहां पे भी ईरान का जो स्टेटमेंट
रहा है आपकी रही है, और इजराइल का फेवर करके गद्दार गद्दार करके यहाँ पे भी कह रहे हैं, यहाँ पे भी दो धड़ों में बांटना चाह रहे हैं लोगों को। जिस तरह से विश्व दो धड़े में बंट गया है, तो कहीं ना कहीं इस पे राजनीति ये करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा बिल्कुल ना करे। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस समय कि विश्व में अगर कहीं पे इस तरह की युद्ध की स्थिति है तो उसको रोकने के लिए अपील करना चाहिए, ना कि इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहिए। प्रीति जी, आज कांग्रेस का जो स्टैंड है, भारत सरकार का एक स्टैंड आया, विदेश मंत्रालय ने भी अपना जारी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। अब क्यों इन लोगों को ये दर्द पड़ा था कि इन जो कांग्रेस के CWC की मीटिंग हो रही थी उसमें पास किया गया प्रस्ताव, ये लोग क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के सरकार के नीतियों का की खिलाफ आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपकी गलत सुनिए, आपके हाँ में हाँ मिलाए, आप युद्ध रोकने का अपील नहीं करेंगे, आप एक तरफा जो है अभी तो समर्थन करेंगे, आप बातचीत के रास्ते जो है समस्या का हल नहीं करने के लिए कहेंगे तो हम आपका समर्थन करें, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम समर्थन। और इतने आप लोग यहाँ इजराइल और हमास नहीं यहाँ मत बनाइए, यहाँ मत बनाइए, रहने दीजिए। प्रमोद महावा जी, भारत की पहल को भारत के पहले नहीं छोड़ दीजिए। आप लोग ना कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं एक दूसरे से आप ओवरलैप कर रहे हैं। रुक जाइए आप लोग। प्रमोद महावा जी, भारत के अब कल राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाने के बाद भारत का जो टेक है उसको दुनिया कैसे देखेगी? क्योंकि भारत ऑलरेडी ये कह चुका है अपनी तरफ से कि हम इजराइल के साथ हैं, उनके पीड़ितों के साथ हैं। भारत आतंकवादी गतिविधि का समर्थन नहीं करता है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं तो प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब के को एक दरख्वास्त करूंगा कि तब तक ये सोच लें जब तक मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक सवाल इनसे फ्यूचर के लिए ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरी मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल दो देश हैं। एक देश ऐसा है जो देश है पर उसके पास ज़मीन नहीं है, और एक देश ऐसा है जो ज़मीन है पर वो देश नहीं है। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर मुझे ख्वाब देखने की छूट होती और अगर मेरे ख्वाब पूरे होते, या गुलजार साहब की तरह ये होता कि नज़रों को और ख्वाबों को वीज़ा और सरहदें नहीं होती, तो मैं सबसे बड़ा ख्वाब यही देखता कि मैं अपने दोनों दोस्तों को जो कांग्रेस से हैं और बीजेपी से हैं, इनको कम से कम पाकिस्तान में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट करा देता अगर मैं कभी प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली होता। और मुझे विश्वास है कि एक ही दिन में हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाती। खैर, आपने जो बोला कि जो बाइडेन का क्या होगा, नहीं, मैंने कहा कल जो बाइडेन के आने के बाद भारत का टेक क्या होगा इजराइल और पैलेस्टीन के लिए। देखिए, ऐसा है मैडम, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का शासन हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी XYZ, संविधान नहीं बदला जा सकता। संविधान हमारे लिए कुरान और हदीस की तरह है, इसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और जो हमारी विदेश नीति है वो इतनी हल्की या इतने छोटे से कद में नहीं होती कि हम उसे कभी भी बदल दें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र लगा होता है, और उस तंत्र को कोई भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या कोई राजनीतिक पार्टी, मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा, वो एक सिस्टम है जो नेहरू जी के समय में स्थापित हुआ था, अटल जी ने भी फॉलो किया और आज तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। तो भारत की नीति में कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है, ना हो सकता है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान में हो जाएंगे, क्योंकि दो नाव की सवारी में तो आदमी का फिर पजामा फटना ही होता है। नहीं, भारत ऑलरेडी समर्थन इजराइल को दे रहा है, लेकिन गाजा पर जिस तरीके से एक सेकंड गाजा पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, वहां से जो खबरें आ रही है उसको लेकर के भी भारत सजग है। भारत युद्ध विराम की भी बात करता है, भारत युद्ध रोकने की भी बात करता है, भारत आतंकवादी संगठनों के खात्मे की भी बात करता है, भारत मानवता की भी बात करता है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, हम तो पहले भी वही बात करते हैं और आइंदा भी वही बात करेंगे। अगर हमास ने इजरायलियों के ऊपर हमला किया है या वहाँ के नागरिकों को, सिविलियंस को मारा है, तो हम उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। और अगर इजराइल गाजा के अस्पतालों पर बम वर्षा करता है तो हम उसका भी समर्थन नहीं करेंगे।
मैं नहीं मानता कि हमारी सरकार इस बात का समर्थन करेगी कि इजराइल सिविलियंस के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करे या कोई ऐसा काम करे, और हम तो बहुत दूर के हैं, खुद अमेरिका भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। देखने वाली बात ये होगी कि ये तो पूछ युद्ध, लीजिए, इन्होंने फिलिस्तीन पे जो हमला किया जा रहा है, जो गाजा पट्टी पे हमला किया जा रहा है, उसका कंडेम किए हैं ये, और इजराइल पे जो हमला किया जा रहा है उसका कंडेम किया है आप लोगों ने। आप लोगों ने कहा कि आतंकी अटैक है ये आप लोगों ने कहा कि आतंकवादी हमला है ये। बिल्कुल कहा जयराम, कब कहा? कहाँ किया है? कहाँ जयराम रमेश ने अभी किया? ट्वीट चेक कर लीजिए, राहुल गांधी ट्वीट चेक कर लीजिए, तमाम हमारे कांग्रेस कांग्रेस के नेता ने इसने हमारी हमलों की निंदा किया है। ये पूछ लीजिए, इन्होंने फिलिस्तीन पे हमले का निंदा किया है क्या? यहीं पे बैठे पूछ लीजिए। आज प्रमोद जी आप बताइए कहाँ किया है? आप बताइए कहाँ किया है? अगर आप हमारे घर में चढ़ के बात करें, हम उसके घर में चढ़ के। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, समय थोड़ा कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब एक लाइन में जल्दी से फाइनल कमेंट शो पर, इस जो ये भी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, इस पर एक लाइन फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, मैं प्रमोद जी से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी विदेश नीति कमजोर नहीं है। नंबर 2, ईरान ने भी पेशकश की है कि जो इजराइल के बंदी हैं उनको छुड़वाया जाए, छुड़वाने का ईरान भी प्रयास कर रहा है। और तीसरा पॉइंट जो भारत के लिए प्रमोद जी ने कहा कि क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर ये युद्ध और अधिक स्प्रेड होता है, अरब कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां भारत की बहुत ज्यादा ट्रेड है, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, बहुत से भारतीय अरब कंट्रीज में काम करते हैं, तो भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए भारत को कुछ प्रयास करना चाहिए और भारत वो प्रयास कर रहा है। ठीक है प्रमोद पाहावन जी, छोटा सा वन लाइनर। मैं तो सिर्फ एक वाक्य में यही कहूंगा कि हम इस आतंकवादी की भी निंदा करते हैं, उस आतंकवादी की भी निंदा करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि आतंक की परिभाषा क्या है। ठीक है, और आतंकवादी कौन है। अश्विनी शाही जी फाइनल कमेंट। प्रीति जी देखिए, प्रमोद जी का जो अनुभव होगा अलग होगा, मगर दिखाई दे रहा है कि आज हमास ने अगर इजराइल पर अटैक किया है तो प्रतिरोध में वहां पर जरूर वो अपनी आत्मरक्षार्थ या प्रतिरोध में कुछ हुआ होगा। कई जगह हिंदुस्तान के राजनीतिक जो आज इंडिया अलायंस है, ये लोग दूसरी चीजों को हिंदुस्तान में जो हो रहा है उस पर प्रतिरोध की बात तो करते हैं, मगर उस प्रतिरोध पर ये हमेशा जो है हिंदुस्तान की सरकार के नीतियों के खिलाफ रत्नाकर जी फाइनल कर रहे हैं। रत्नाकर जी जिस फाइनल तरह से पीओके पे हम अपना अधिकार जताते हैं और जताते रहेंगे क्योंकि हमारी भूमि है, उसी तरह से गाजा पट्टी पे जो जिसकी भी भूमि है वो अपने संप्रभु अधिकारों की हित के लिए लड़ाई लड़ेगा। और इसको आप सही या गलत के चश्मे से मत देखिए। आज जो जमीन है उनकी, उन जमीन के अधिकारों के लिए वो जरूर से लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप लोग अगर इजराइल के हमास के हमलों की निंदा अगर कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इजराइल द्वारा जो गाजा पट्टी पे हमले हो रहे हैं, उनको बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, उसकी भी निंदा भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट शो में आए। साथ ही कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। पूरे विश्व की निगाह कल इजराइल पर होगी, जब महाशक्ति खुद इजराइल में आकर के क्या वहां युद्ध विराम की बात कर सकती है, क्या वहां आगे की कार्यवाही की बात होगी, क्या वहां ईरान जिस तरीके से इजराइल को धमका रहा है उस पर कोई बातचीत होगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। छोटे से ब्रेक के रुकेंगे, कहीं मर जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल देखना न भूलें। न्यूज़ इंडिया 24/7।